Okay, so dear students, in today's lecture, we will start our last unit, that is unit number 6, embryology of angiosperm. 6वं युनिट जे आहे आपलं 6वं युनिट सिलेबस नुसार ते आपण आजच्या या लेक्चर मध्ये स्टार्ट करणार आहोत. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण पाहिलं की जे काही अनाटॉमीचा जो काही पार्ट आहे, अनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, राईट. या लास्ट दोनही चॅप्टर मध्ये आपण पाहिलं की टिश्यू सिस्टीम कशा प्रकारची असते, परमनंट टिश्यू काय आहेत, त्याचबरोबर कॉम्प्लेक्स परमनंट टिश्यू कशा आहेत, आणि त्यानंतर प्लांट अॅनाटॉमी मध्ये आपण पाहिलं की प्लांटच्या स्टेम मध्ये किंवा एंजियोस्पर्मिक प्लांट जे आहे, डायकॉट असतील किंवा मोनोकॉट प्लांट असतील, याच्या स्टेम मध्ये अॅनाटॉमिकल फीचर्स कसे आहेत, त्याचबरोबर लीफ मध्ये कशा प्रकारचे अॅनाटॉमिकल फीचर्स आहेत, स्टेम मध्ये जे काही अॅनाटॉमिकल फीचर्स आहेत, तर मग डायकॉट प्लांट मध्ये सेकंडरी ग्रोथ कशा प्रकारे होत असते, हे सर्व काही आपण या मागच्या लेक्चर्स मध्ये आपण पाहिलं. आता हा शेवटचं युनिट आहे. या शेवटच्या युनिट मध्ये एक वेगळ्या प्रकारचं आपल्याला अँजिओस्पर्मिक प्लांट बद्दल आपल्याला शिकायचं, त्याला म्हणायचं एम्ब्रिओलॉजी. या टॉपिक मध्ये आपल्याला काय भेटतं, एम्ब्रिओलॉजी म्हणजे काय, ते एम्ब्रिओलॉजी इट मीन्स जनरली ही एक वेगळी बायोलॉजीची ब्रँच आहे की ज्यामध्ये एम्ब्रिओ फॉर्मेशन जो काही प्लांट मध्ये होतो, या एम्ब्रिओ फॉर्मेशनचा स्टडी केला. तर अँजिओस्पर्म मध्ये बघा, आपण आतापर्यंत बघितलं असेल की जे काही प्लांट फॅमिलीज आहेत, जे काही अँजिओस्पर्मिक प्लांट आहेत, या अँजिओस्पर्मिक प्लांटचं महत्वाचं कॅरेक्टर म्हणजे काय, या सर्व प्लांटला फ्लावर येते. फ्लावर कशासाठी येते, तर रिप्रोडक्शन करण्यासाठी, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होण्यासाठी या प्लांटमध्ये फ्लावर प्रोड्यूस होतं, आणि या फ्लावर मध्ये रिप्रोडक्शन करण्यासाठी मग या ठिकाणी मेल गॅमेट किंवा फिमेल गॅमेट तयार होण्यासाठी मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन म्हणून अँड्रोशियम, फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन म्हणून गायनोशियम, आणि त्याचं त्या रिप्रोडक्शनला किंवा या सर्व काही मेकॅनिझमला प्रमोट करण्यासाठी, फॅसिलिटेट करण्यासाठी या ठिकाणी फ्लावरमध्ये पेटल्स, कॅलेक्स किंवा इतर बाकीचे अपेंडेजेस असलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. आता ही एवढी सगळी काही रंगीबेरंगी फ्लावर जी आहेत, कशासाठी आहेत, याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल की आपण पॉलिनेशनचा एक फेनॉमिनन आपण शिकत आलेलो आहोत. पॉलिनेशन आहे की नाही, तर पॉलिनेशन होणं गरजेचं आहे. सुरुवातीला रिप्रोडक्शन मध्ये पहिली स्टेप काय, तर डेव्हलपमेंट ऑफ फ्लावर. फ्लावर डेव्हलप झालं की या ठिकाणी अँड्रोशियम, गायनोशियम फॉर्म होतील, त्यावरती गॅमेट्स तयार होतील, आणि मग हे जे काही गॅमेट्स आहेत, जसे की पोलन ग्रेन्स ऍज अ मेल गॅमेट, हे जे काही पोलन ग्रेन्स आहेत हे स्टिग्मा पर्यंत पोहोचणं गरजेचं आहे. दॅट इज वी कॉल्ड एज द पॉलिनेशन, ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम दी अँथर टू दी स्टिग्मा. मग हे ट्रान्सफर होण्याचं मेकॅनिझम जे आहे हे वेगवेगळ्या मार्गाने होणार आहे. विंडच्या थ्रू होत असेल, एखाद्या इन्सेक्टच्या थ्रू होत आहे, वेगवेगळ्या प्रकारच्या काही प्लांटमध्ये बर्डच्या थ्रू झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. आणि म्हणून मग हे वेगळ्या प्रकारचे जे काही पॉलिनेटर्स आहेत, हे पॉलिनेटर्स फ्लावरकडे अट्रॅक्ट करण्यासाठी या ठिकाणी वेगवेगळ्या रंगाची फ्लावर्स आपल्याला ह्या प्लांटमध्ये डेव्हलप झालेली आपल्याला दिसतात. एवढंच नाही, तर या फ्लावर्सला वेगवेगळे फ्रॅग्रन्स आहेत, सेंट आहे की नाही, हे फेरोमेन्स आहेत. हे फेरोमेन्समुळे या ठिकाणी इन्सेक्ट जे आहेत हे अट्रॅक्ट होतात. पॉलिनेशन होते पहिल्यांदा. पॉलिनेशन झाल्यानंतर त्या ठिकाणी जे काही पोलन ग्रेन आहे, पोलन ट्यूब जर्मिनेट होते, आणि पुढची महत्वाची प्रक्रिया म्हणजे फर्टिलायझेशन. बरोबर, फर्टिलायझेशन होईल, आणि फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर मग काय जो काही झायगोट डेव्हलप होतो, तेव्हा झायगोट डेव्हलप झाल्यानंतर किंवा झायगोट जो काही फॉर्म होतो, या झायगोटची डेव्हलपमेंट एम्ब्रिओ मध्ये झालेली आपल्याला पाहायला मिळते. लक्षात घ्या. आणि मग हा जो काही एम्ब्रिओ आहे, एम्ब्रिओ म्हणजे प्लांटच्या, प्रत्येक प्लांटच्या लाईफ मधली पहिली स्टेप आहे ऍक्च्युअली, आहे की नाही. जो काही लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम असेल त्याची ही पहिली स्टेप असते. आपल्यामध्ये म्हणजे इव्हन अॅनिमल मध्ये देखील एम्ब्रिओ फॉर्म होतो. मग हा एम्ब्रिओ काही कालावधी पुरता कशा ना कशा याच्यामध्ये स्टोअर केला जातो, प्रोटेक्ट केला जातो, आणि मग नंतर याची पुढे डेव्हलपमेंट होऊन त्यापासून त्या प्रकारचे प्लांट किंवा बाकीचे सर्व जे आहे ते डेव्हलप झालेलं आपल्याला पाहायला. बरोबर. तर यामध्ये पहा, पॉलिनेशन पासून तर एम्ब्रिओ डेव्हलपमेंट पर्यंतची जी काही प्रोसेस आहे अँजिओस्पर्मिक प्लांट मध्ये, ही सर्व काही या एम्ब्रिओलॉजी या सब्जेक्ट मध्ये स्टडी केली जाते. त्याचं त्या ठिकाणी मेकॅनिझम आपल्याला सर्व काही समजून घ्यायचं आहे. मग यामध्ये अँड्रोशियम कसे आहेत, अँड्रोशियम मध्ये काय काय फॉर्मेशन होतं, अँड्रोशियम मध्ये मेल गॅमेट्स कसे तयार होतात, मग हे मेल गॅमेट्स, फिमेल गॅमेट्स कसे तयार होतात, आणि मग यामध्ये फर्टिलायझेशन कसं होतं, पॉलिनेशन कसं होतं, आणि त्यानंतर एम्ब्रिओ कशा प्रकारे डेव्हलप होतो, हे आपल्याला पूर्ण या एम्ब्रिओलॉजी मध्ये शिकायचं. तर आज थोडंसं इंट्रोडक्टरी म्हणून मी तुम्हाला काही थोडेसे एम्ब्रिओलॉजी बद्दलचे काही व्हिडिओ लेक्चर्स ऐकवणार आहे.
तुम्ही पहिल्यांदा एकदा व्यवस्थित बघा आणि नंतर मग आपण डिटेल या एम्ब्रिओलॉजी मध्ये आपल्याला सिलेबस नुसार काय शिकायचं आहे आपण पाहणार. ओके. These machines harvest the cane. हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल फैक्टलन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एम्ब्रोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म के बारे में बात करने वाले हैं। एम्ब्रोलॉजी में हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम फर्स्टली, बाद में मेगास्पोरेंजियम। तो फर्स्टली आज के हम लेक्चर में बात करने वाले हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। एम्ब्रोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म में जो एंजियोस्पर्म के एम्ब्रोलॉजी में जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे स्टेमन कहा जाता है। स्टेमन जो है यह 3 पार्ट में डिवाइडेड है। टिपमोस्ट पार्ट जो है जिसे एंथरलोब कहा जाता है, मिडल पोर्शन जो है जिसे कनेक्टिव, और लोअर पोर्शन जिसे फिलामेंट कहा जाता है। एंथरलोब और फिलामेंट को जोड़ने का काम जो है यह कनेक्टिव करता है, यह स्टेराइल पार्ट है। अब एंथरलोब यह बाइलोबेट स्ट्रक्चर है, तो अगर हम इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं तो यह हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसमें कि आपको 4 पोलन सैक्स, कनेक्टिव टिश्यू और बहुत सारी मतलब लेयर्स, यानी कि जैसे कि यह इपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडल लेयर और यह टपेटम। तो फर्स्टली जो माइक्रोस्पोरेंजेनेसिस और माइक्रोस्पोरेंजियम, यह क्या है हम बात करते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि जो इसमें के जो स्पोर रहते हैं, स्पोर को माइक्रोस्पोरेंजियम और स्पोरेंजेनिस टिश्यू भी कहा जाता है, इसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहा जाता है। तो अब यह स्पोर फॉर्म होने की जो प्रोसेस है उसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। तो यह रहा, इसमें 4 पोलन सैक होने के कारण इसका जो स्ट्रक्चर है इसे टेट्रास्पोरेंजिट भी कहा जाता है। तो हमने ये जो इसका स्ट्रक्चर है यानी कि पोलन सैक, इधर फेशियल आपको निकाल के दिखा दी, टपेडम। तो अब हम जानते हैं इसमें जो इतनी लेयर्स प्रेजेंट रहती है, जैसे कि मैंने आपको बताया एपिडर्मिस, मिडल लेयर, टपेटम, एंडोथेशियम, इस लेयर का रोल क्या है इसमें, यह अब हम आगे डिस्कस करते हैं। एंथर वॉल की जो आउटर लेयर है इसे इपिडर्मिस कहा जाता है। इपिडर्मिस के जो सेल रहते हैं इसमें स्ट्रेच टेंजेंशियली फ्लैटेंड सेल रहते हैं, और यह जो सेल्स रहते हैं यानी कि यह जो एपिडर्मिस रहती है यह एंथर को प्रोटेक्शन देने का काम करती है। एपिडर्मिस के नेक्स्ट जो पार्ट है, एपिडर्मिस के बाद में का पार्ट है, उसे एंडोथेशियम कहा जाता है। एंडोथेशियम जो स्ट्रक्चर है, कई यानी कि कई फ्लावर्स में यह सिंगल लेयर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म में, या कई फ्लावर में मल्टी लेयर्ड भी स्ट्रक्चर यह देखने को मिलता है। यह एंडोथेशियम सेल्स में रेडियली इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, और एंडोथेशियम सेल्स में फाइब्रस बैंड भी प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हाइड्रोस्कोपिक इन नेचर के रहते हैं। एंडोथेशियम यह मदद करती है जो एंथर रहती है ना, एंथर वॉल को यानी कि डेहिसंस होने में मदद करती है। यह हाइड्रोस्कोपिक नेचर होने के कारण यह वाटर एब्जॉर्ब करके स्लो यानी कि स्वेल हो जाती है, और स्वेल होने के बाद एंथर वॉल पे प्रेशर आ जाता है, और प्रेशर आने से यह रप्चर हो जाती है, और रप्चर होने के बाद यह जब एंथर यानी कि पोलन ग्रेन जो है वो लिबरेटेड हो जाते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं। वो है मिडल लेयर। मिडल लेयर जो है
वह टपेटम और एंडोथेशियम के बीच में प्रेजेंट रहती है। यह पैरेन्काइमेटस यानी कि पैरेन्काइमेटस सेल्स का स्ट्रक्चर है। पैरेन्काइमेटस सेल्स का यह फूड मटेरियल स्टोर करती है, क्योंकि पैरेन्काइमेटस सेल्स का स्ट्रक्चर ही यही है। यह फूड मटेरियल स्टोर करके रखती है, जो कि फूड मटेरियल यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल यूटिलाइज कर सकता है। अब इसके जो नेक्स्टली जो स्ट्रक्चर आता है उसे टपेटम कहा जाता है। यह टपेटम जो लेयर है, मोस्ट इनर मोस्ट लेयर है, यह जो लेयर है इसे टपेटम कहा जाता है। जनरली जो टपेटम है यह दो पार्ट में डिवाइड होती है, अमियोबॉइड और सिक्रेटरी। फर्स्ट जो पार्ट है इसे अमियोबॉइड और सेकंड जो पार्ट है इसे सिक्रेटरी कहा जाता है। यह दो पार्ट में डिवाइड होती है। टपेटम का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, अब हम इसमें बात करेंगे। टपेटम यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले इसमें करती है कि जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि स्पोर फॉर्म होने की प्रोसेस चालू रहती है, तब यह इसकी मदद से इस सेल को न्यूट्रिएंट मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। यानी स्पोर फॉर्म में बहुत बड़ा रोल है। यह जो स्पोरोजेनस टिश्यू है यह माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल जैसे एक्ट करता है, और यह एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन फॉर्मेशन होती है, जो कि हैप्लॉइड इन नेचर के रहते हैं। हैप्लॉइड हैप्लॉइड यानी आपको समझ गए होंगे यन, और डिप्लॉइड यानी टॉइस यन के नेचर के रहते हैं। यह हैप्लॉइड इन नेचर का रहता है, और इस हैप्लॉइड इन नेचर के यानी कि यह जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर फॉर्म होने की जो प्रोसेस है इसे एक्चुअल में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। अब हम आगे जानते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होने में क्या क्या स्टेप्स है। अब यह प्रोसेस है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल जो रहता है, जो कि डिप्लॉइड इन नेचर का रहता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल वह जाता है मियोसिस में। मियोसिस में यह जब जाता है तब उसके जो फॉर्मेशन होता है पोलन ग्रेन, यह जो रहते हैं यह हैप्लॉइड इन नेचर के रहते हैं, इसे कहा जाता है मेल गमेटोफाइट। और यह जब मियोसिस में जाते हैं तो मियोसिस यह दो प्रोसेस में होती है। मियोसिस यह दो स्टेप में होती है, जिसे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड कहा जाता है। मियोसिस फर्स्ट में एक्चुअली रिडक्शन होता है, और मियोसिस सेकंड में जैसे कि नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन होता है वैसे ही मियोसिस सेकंड में होता है, लेकिन मियोसिस फर्स्ट में पहले रिडक्शन होता है। तो जब यह प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाता है तो दो हैप्लॉइड सेल के 4 हैप्लॉइड सेल में यानी कि 4 सेल्स में फॉर्मेशन हो जाता है जब यह मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाती है तब। अब हम बात करते हैं तो माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल का जब डिविडेशन होता है तब वो मियोसिस में जाता है। तो मियोसिस दो स्टेप में आती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट जो है उसका डिवीजन क्या है, इसमें जो होता है यह न्यूक्लियस डिवीजन होता है, उसे कैरियोकाइनेसिस भी कहा जाता है। यह पूरी प्रोसेस को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियो यानी क्या होता है न्यूक्लियस, और काइनेसिस यानी डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस होता है तो इसमें प्रोफेस्ट होता है। प्रोफेस्ट में लेप्टोटीनी, जाइगोटीनी, पैचेटीनी, डिप्लोटीनी और डाइकाइनेसिस, यह मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। अब जब आप डिटेल में स्टडी करेंगे तब आपको यह पता चल जाएगा कि लेप्टोटीनी, जाइगोटीनी, पैचेटीनी, डिप्लोटीनी और डाइकाइनेसिस यह क्या है। तो मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेस फर्स्ट होने के बाद यह लॉन्ग फेज कहा जाता है इसको, यानी कि बहुत लंबी ड्यूरेशन का फेज है यह। और इसमें मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसमें एक्चुअली क्या होता है रिडक्शन, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस सेल में रिडक्शन होता है, जैसे कि हमने इधर 26 सेल लिए, तो अगर रिडक्शन में क्या होगा, जब दो सेल इसमें फॉर्म होंगे तो यह 13 में डिवाइड होंगे। जबकि मियोसिस सेकंड में अगर यह 26 सेल डिवाइड होते हैं तो दो सेल जब फॉर्म होते हैं तो इक्वल नंबर मेंटेन करेंगे। तब यह जो है इसको एक्चुअल यानी कि माइटोटिक डिवीजन भी कहा जाता है, जो कि प्रोपेस सेकंड, मेटापेस सेकंड, एनापेस सेकंड और टीलोपेस सेकंड में यह 4 फेज में डिवाइडेड है। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है यह साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस यानी कि यह बहुत शॉर्ट है।
साइटोकाइनेसिस या क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे कि पहले न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस डिवीजन के बाद अब यह प्रोसेस है साइटोकाइनेसिस, जिसमें कि साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, यानी कि इक्वली इक्वली साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। Embryo, fruit and seed. Hello children, we are going to discuss about embryo. You must be thinking, what is an embryo? As we know that the fertilized egg is called as zygote. When this zygote goes through predominant mode of development, which is also known as embryogeny, it gives rise to an embryo. A typical dicotyledonous embryo is seen in medium longitudinal section drawn. It comprises an embryo axis with two cotyledons attached to it laterally. The portion of embryonal axis above the level of cotyledons is called as epicotyl, and the portion below the level of cotyledons is known as hypocotyl. The epicotyl terminates into plumule, that is known as embryonic shoot, and the hypocotyl in its lower end bears radicle, that is known as embryonic root. The main difference between monocotyledon and dicotyledon is that monocotyledon has only one cotyledon and other one has two cotyledons. An embryo has the potentiality to form a complete plant. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good Pollination is the act of transferring the pollen grains onto the stigma. Great, we have transferred pollen grains onto the stigma. But what happens? Next? That's basically what we're going to talk about in this video. In this video, we're going to see exactly how the sperm cells are going to reach the eggs and eventually how a new baby plant is born. So let's zoom in on this female part and see what happens after pollination. So here is the pollen grain which has landed on the stigma. Now a couple of things is, first of all, there will be a lot of pollen grains, and pollen grains are usually much smaller than what I've shown over here. But I've shown them big and I've shown one so that we can clearly focus on and see what's going on. So the sperm cells are going to be produced inside this pollen grains, and the egg cells will be formed inside the ovules over here. So we need to get the sperms from here to there. But how does it happen? It is for this reason the pollen grain starts germinating.
So what's going to happen is the pollen grain starts absorbing some of the secretions that are done by the stigma, the sticky stigma, and then the pollen grain starts germinating and a tube starts growing from this grain. So let me show you. So a tube starts growing from this pollen grain, and the tube will eventually go all the way into the ovary. This is the ovary. It'll go all the way into the ovary and all the way into the ovule. So it makes a path for the sperms and leads them all the into the ovule. Great. What's going to happen next? Well, let's zoom in on this ovule and find out. So here is the zoomed in version of that ovule. This is that same pollen tube, and this is that ovule. The single ovule I have zoomed in over here. Now, if you look inside the ovule, you'll find the egg cell. That's where the sperms need to reach. But here's the thing. The ovule doesn't only contain egg cells, it also contains some other cells as well. In fact, if you count, it turns out there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this whole big total 7 cells. This big cell has 2 nuclei inside of it. All right. So it turns out there are total 8 nuclei inside this ovule. But don't worry about it. We don't have to worry too much about it right now. So let's not worry about these other cells. And so now from this pollen tube, the sperms are coming in. So let me just draw those sperm cells. So these are the nuclei of the sperms. They will move, and eventually the pollen tube guides them into the ovule. Now what happens? Well, one of the sperm will unite with the egg cell. So one of the sperms unites with the egg cells, and the other sperm, okay, not this one, the other sperm cell will go and unite with the 2 nuclei. Remember I showed that there are 2 nuclei over here sharing one entire cytoplasm. So that other sperm is going to unite with that. Now the reason why I'm telling you this, even though that's not really important, the reason I'm telling you this is because there are 2 sperms uniting, one uniting with the egg and one uniting with the other cells. We say there are 2 fertilizations happening in this plant. And that's why usually in flowering plants we say double fertilization takes place. Fertilization is basically the uniting of the sperm cells with one of these cells. Okay? But anyways, we don't have to worry about that other sperm and that other thing. So let's get rid of that. We will only consider the fusion of the sperm cell with the egg cell. So when that fusion happens, we now get a new cell. And this new cell, which is basically the fusion of the 2, we give a name to that. We call this the zygote. Zygote. So what exactly is zygote? Zygote is the fusion of sperm and the egg. Great, we now have a zygote. What happens next? Well, next, a lot of changes start happening. First of all, the pollen tube has done its job, so it'll start disintegrating. Then we will see that the zygote will start dividing from 1 to 2, 2 to 4, 4 to many. So let me show you that. So here it is. We can now see the zygote is multiplying. It's dividing into many more cells. And eventually you will find that the zygote would eventually have divided into many
to give us this kind of structure. This structure is now ready to grow a future baby plant. So this now is called, let me write that down. This structure is now called the embryo. So you can think of embryo as the future plant. It's going to grow into the future plant. In fact, we can actually identify the parts of the embryo. If you look at these two leaf-like structures, they are called the cotyledons. Let me just write that down. So these two leaf-like structures are called the cotyledons. And their main job is to provide the embryo with all the nutrition, all the food that they need. Once it starts growing, it'll require a lot of food. And remember, we don't have leaves yet. So until the new leaves get formed, the cotyledons are the one that's going to provide them with nourishment when it starts growing eventually. We'll look at that in a second. And then you can see this part over here. This, and important to see them. And of course, over here, I have drawn two cotyledons, but not all plants will have two cotyledons. Some will have two, which is called dicots, and some plants will have just one cotyledon. We call them as monocots. You may have learned about that previously. Anyways, this part, as you can see in between the two cotyledons, this is the part that eventually in the future will grow into a new shoot. And that part is